1879 में एक 16 साल का लड़का अपने बाप के फार्म से डेट्रियोट के लिए निकला। उस समय जब सिर्फ ट्रेन या घोड़े की गाड़ी ही ट्रैवल का तरीका था और पहली कार्स मोस्टली अमीर लोगों के लिए रेसिंग मशीन थी। ये लड़का बाद में एक कार कंपनी खोलेगा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल देगा। जैसे हम आज जानते हैं, डेट्रॉइट पहुंचने के 35 साल बाद दुनिया के आधी कार्स पे उसका नाम लिखा था और वो लड़का हेनरी फोर्ड अमेरिका के इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाएगा। ये है उसकी कहानी। हेनरी फोर्ड का जन्म उसके पिताजी के फार्म पे हुआ 30 जुलाई 1863 को, जब अब डियरबोर्न मिशिगन है। उसके पिताजी विलियम फोर्ड के पास एक फार्म था जहां पूरा परिवार रहता और काम करता था, और 6 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा होने के नाते हेनरी से उम्मीद थी कि वो फैमिली बिजनेस संभालेगा। लेकिन वो अपने पिताजी से बिल्कुल अलग था और कभी उनके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं था। उस समय खेती बहुत मेहनत का काम था, धीमा और मुश्किल। हेनरी फार्म पे हेल्प करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी उम्र का ज़्यादातर बच्चों की तरह हेनरी फोर्ड को स्कूल जाना पसंद नहीं था और वो 8th क्लास से आगे नहीं पढ़ा। उसे खुद से चीज़ें सीखना ज़्यादा पसंद था और बचपन से ही उसे मैकेनिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। मशीन्स के लिए क्यूरियोसिटी उसे हर मशीन को स्टडी करने पे मजबूर करती थी। 12 साल की उम्र में उसके पिताजी ने उसे एक पॉकेट वॉच गिफ्ट की और उसके मूवमेंट्स के साथ खेलने के बाद उसने उसे खोला और दोबारा जोड़ना सीख लिया, कुछ ही मिनट्स में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की घड़ी के साथ भी। बाद में उसे वॉच रिपेयर की रूप में नाम मिला और वो नेबरहुड में लोगों को घड़ियां ठीक करने लगा। जब हेनरी 13 साल का हुआ, उसे पहली बार जिंदगी में स्टीम इंजन देखी डेट्रियोट की एक कंपनी के स्कूल ट्रिप के दौरान, और तभी उसका मैकेनिक्स के लिए पैशन एक ओबेशन बन गया और अगली कुछ साल तक ये उसके नया हॉबी बन गया। 15 साल की उम्र तक उसने अपना पहला स्टीम इंजन बना लिया था, लेकिन उसकी ज़िंदगी बदल गई जब हेनरी ने अपनी माँ मैरी फोर्ड को एक अचानक बीमारी से खो दिया। हेनरी का अपनी माँ से बहुत गहरा रिश्ता था और वो फार्म पे सबसे ज़्यादा उन्हीं के करीब था। उनकी मौत से डिवास्टेटेड हेनरी का फार्म से नफरत और बढ़ गई। वो अपनी सिचुएशन से बचने का रास्ता ढूंढने लगा, क्योंकि फार्म में उसकी प्यारी माँ का बहुत यादें थी। 16 साल का होने के बाद और अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ हेनरी ने अपना सामान पैक किया और ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन ढूंढने के लिए गांव छोड़ दिया। उस समय डेट्रियोट तेजी से इंडस्ट्री का शहर बन गया था स्टीम इंजन की वजह से, और शहर में नए इंजीनियर्स की बहुत मांग थी जो काम की तलाश में थे। यहाँ डेट्रियोट में हेनरी ने खुद को रिन्वेंट करने के लिए पूरी तरह कूद पड़ा। मशीन्स के बारे में सब कुछ सीख कर उसने मिशिगन कार कंपनी वर्क्स नाम एक कार स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नौकरी की। दुर्भाग्य से हेनरी को सिर्फ 6 दिन बाद ही नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ टाइम बेरोजगार रहने के बाद उसे जेम्स फ्लावर एंड ब्रदर्स मशीन्स शॉप में अप्रेंटिस की नौकरी मिली, जहां उसे $2.60 पर वीक मिलते थे, लेकिन ये उसका किराया कवर करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसीलिए हेनरी ने अपना बचपन के ओबेशन का अच्छा यूज़ किया। उसे एक ज्वेलर के रात की नौकरी मिल गई, जहां वो रात में 6 घंटे और हफ्ते में 6 दिन वॉचेस क्लीन और रिपेयर करता था। $3 के लिए इतनी सारी नौकरी एक साथ करके भी अपना गुजारा करने के लिए हेनरी जब भी फ्री टाइम मिलता था तब मशीन स्टडी और एक्सपेरिमेंट करता रहता था। 1882 में जब वो 19 साल का हुआ, हेनरी फोर्ड ने मिशिगन वापस जाने का फैसला किया। उसे अब भी फार्मिंग से नफरत थी, इसीलिए उसने वहाँ बहुत काम किया था और ज़्यादातर टाइम फार्म पे मिली मशीन्स के साथ खेलते और एक्सपेरिमेंट करते बिताया। खुशकिस्मती से उसके पिताजी ने एक पोर्टेबल स्टीम इंजन खरीदी थी जो जल्दी ही फार्मर्स के बीच नॉर्म बन गया था। हेनरी अपना ज़्यादातर टाइम इस मशीन के साथ बिताता था और इसमें इतना अच्छा हो गया कि उसके पिताजी के फार्म पे एक पड़ोसी उसे $3 देता था अपनी स्टीम इंजन चलाने के लिए, और वहाँ से फोर्ड की मशीन्स के लिए टैलेंट और गिफ्ट पूरे मिशिगन में फैल गया।
हेनरी की प्रतिभा की खबर न्यूयॉर्क के शेनेक्टैडी से वाशिंग हाउस इंजन कंपनी के डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंची और इसीलिए कंपनी ने उसे हायर कर लिया। हेनरी का काम साउथर्न मिशिगन के थ्रू ट्रैवल करना, वेस्टिंगहाउसन स्टीम ट्रैक्टर इंजन सेटअप करना और उनकी सर्विसिंग करना था। 1885 में हेनरी ने क्लारा जेन ब्रायंट से न्यू ईयर्स ईव पार्टी में मुलाकात की और अगले साल एंगेजमेंट कर ली। शादी के तोहफे में हेनरी के पिताजी ने अपने बेटे को 40 एकड़ जमीन दी, लेकिन उसे फार्मलैंड बनाने की बजाय हेनरी के पास दूसरे आइडियाज थे। 1891 में हेनरी और क्लारा डेट्रॉयट में एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। उसी समय एक आसपास हेनरी को ब्रिटिश मैगजीन मिली जिसमें उसने गैस इंजन के बारे में पढ़ा। ये गैस इंजन कम मात्रा में एक जर्मन इंजीनियर निकोलस ओटो द्वारा बनाया जा रहा और ये स्टीम इंजन से बहुत अलग और ज़्यादा एफिशिएंट था। एक तो इसे शुरू होने में 30 मिनट नहीं लगते थे क्योंकि इंजन सारा कंबस्शन इंटरनली करता था। हालांकि ये नया इंजन यूरोप में तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था, अमेरिका में बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना था। हेनरी तुरंत गैस इंजन से प्यार हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे काम करता है और ये फैक्ट कि गैस इंजन इलास्टिक स्पार्क से पावर होता था चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था। ये जानते हुए कि उसे इसके बारे में और सीखना है, हेनरी ने एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में नाइट इंजीनियरिंग के तौर पे $40 महीने की सैलरी पे काम के लिए अप्लाई किया। उस समय ये कंपनी डेट्रॉयट की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी थी और ये शहर के 1000 घरों में स्टीम इंजन से बिजली पैदा कर रही थी। तो ये हेनरी के वहाँ काम करने के लिए मोर देन क्वालिफाइड बनाता था। उसका काम प्राइमरली इंजन को ठीक करना था जब भी वो टूट जाता या कोई फॉल्ट आता, लेकिन जब ये ठीक चल रहा होता उसके पास ज़्यादा काम करने को नहीं होता था। इसे हेनरी को काफ़ी समय मिलता था खुद को इलेक्ट्रिसिटी और उसके काम करने के तरीके के बारे में सीखने में। 1893 में हेनरी और क्लारा ने अपने पहले और इकलौते बच्चे एडसल ब्रायंट फोर्ड का स्वागत किया और उसके जन्म को सिर्फ 3 महीने बाद हेनरी को चीफ इंजीनियरिंग के बाद प्रमोट कर दिया गया, $1000 पर वीक की सैलरी पर। उसी साल हेनरी ने अपना पहला वर्किंग गैस इंजन बनाने में कामयाबी हासिल की, जो कि उसके घोड़े के बिना गाड़ी बनाने के सपने के पहले सीढ़ी था। 4 जून 1896 को सुबह 1:30 बजे उसने आखिरकार अपनी एक्सपेरिमेंटल कार गैस इंजन के साथ पूरी की। उसने इसे क्वाड्रीसाइकिल नेम दिया। क्वाड्रीसाइकिल असल में एक क्रूड कॉन्ट्रापेशन था जिसमें 2 बाइसाइकिल साइड बाय साइड रखी गई थी और इसमें गैसोलीन इंजन से पावर मिलता था। हालांकि एक्सपेरिमेंटल सक्सेसफुल रहा, इसके अपने कुछ इश्यूज थे। इस एक्सपेरिमेंटल कार में 2 गियर से और दोनों में से कोई भी रिवर्स या फॉरवर्ड जाने के लिए नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि इसमें कोई कूलिंग सिस्टम नहीं था और इसलिए कार कुछ देर चलने के बाद ओवर हीटिंग के लिए प्रोन थी। हेनरी ने कार में कई एडजस्टमेंट किए, लेकिन सबसे नोटेबल था व्हीकल में कूलिंग सिस्टम ऐड करना। बाद में उसने व्हीकल $200 में बेच दिया और पैसे का इस्तेमाल एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए किया। डेट्रॉयट के मेयर के सपोर्ट से हेनरी ने अपनी दूसरी एक्सपेरिमेंटल कार बनाना शुरू की और उसे जुलाई 1899 तक पूरा किया। ये नई कार पहली वाली से बड़ी मजबूत और भारी थी। एक सुबह हेनरी एक अमीर लंबर मर्चेंट विलियम मर्फी को अपनी नई व्हीकल में टेस्ट ड्राइव पे ले गया। टेस्ट ड्राइव खत्म होने तक विलियम हेनरी को बिजनेस वेंचर का हिस्सा बनाना चाहता था और जल्द ही उन्होंने हाथ मिलाया और 5 अगस्त 1899 को डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी का जन्म हुआ। दुर्भाग्य से कंपनी सिर्फ 1 साल बाद ही कारणों से फेल हो गई। हेनरी के कार को इम्प्रूव करने का आइडिया स्टेक होल्डर के आइडियाज से मेल नहीं खा रहे थे, जो उसे पैसेंजर्स कार बनाने के लिए प्रेशर डाल रहे थे। दूसरा कारण ये था कि उसकी कार बनाने के लिए ज़्यादातर पार्ट्स अलग अलग कंपनीज द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे और इसके रिजल्ट में जब भी कोई डिलीवरी लेट होती पूरे फैक्ट्री को बैठकर डिलीवरी का इंतजार करना पड़ता था। इसे प्रोडक्शन काफ़ी समय तक स्लो हो जाती थी। उसकी पहली कार, जिसे उसने डिलीवरी वैगन नाम दिया, बनाने में 6 महीने लगे। इन सब के रिजल्ट में हेनरी को अपने पोजीशन से निकाल दिया गया। लेकिन हालांकि उसकी पहली कंपनी फेल हो गई थी, वो ऑप्टिमिस्टिक बना रहा था।
हेनरी असल में राहत महसूस कर रहा था कि जब उसे निकाल दिया गया, क्योंकि अब उस पर कम प्रेशर था और अब वो दूसरी चीजों पर फोकस कर सकता था। हेनरी ने अपना ध्यान रेसिंग कार पर लगाने का फैसला किया। रीजन सिंपल था, रेसिंग कार्स यूनाइटेड स्टेट में बहुत पॉपुलर स्पोर्ट बन गया था और हेनरी एक प्लेटफॉर्म चाहता था अपनी कार्स और उनकी क्वालिटी शोकेस करने के लिए। और वैसे भी शहर में बहुत सारे फेमस लोगों को जानने के बावजूद उनमें बहुत कम लोगों उसके आइडियाज में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए जो हुआ उसके बाद 1 साल बाद फोर्ड के न्यूली डिजाइंड रेसिंग कार ने क्लीवलैंड ऑटोमेकर अलेक्जेंडर विंटन के व्हीकल को हराया, साथ ही नेशन के लीडिंग नेशनल रेसिंग ड्राइवर ग्रॉस पॉइंट को भी। हेनरी की 26 हॉर्स पावर व्हीकल शहर की चर्चा बन गई और इस तरह पॉपुलैरिटी ने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दिया हेनरी को दूसरी बार बैक करने के लिए। इसका रिजल्ट फोर्ड मोटर कंपनी का जन्म हुआ, जिसमें हेनरी चीफ इंजीनियर था। कुछ ही दिन बाद हेनरी की पोजीशन फिर से खतरे में था। कारण ये था कि हेनरी रेस कार बनाने के लिए काम जारी रखे हुए था, जिसका उसे इन्वेस्टर गुस्सा हो गए। वो चाहते थे कि वो पैसेंजर्स कार बनाएं जिनमें वो आम लोगों को बेच सकें, और इसलिए उन्होंने एक और हेनरी मार्टिन लीलैंड को लाया अपना काम करने के लिए। फोर्ड गुस्सा हो गया कि उन्होंने किसी और को उसकी जगह लेने के लिए बुलाया है, और वो इसलिए उसने कंपनी भी छोड़ दी। हेनरी लीलैंड ने दूसरी तरफ अपने इन्वेस्टर्स की इशा का प्लान किया और उसने वो बनाया कि आज हम कैडिलक के नाम से जानते हैं। हेनरी फोर्ड के जाने के बाद कंपनी का नेम बदल गया फोर्ड मोटर कंपनी से कैडिलक मोटर कंपनी। हेनरी और एक फार्मर रेसिंग साइकिलिस्ट टॉम कूपर रेसिंग कार्स बनाने जारी रखी। 1902 में उन्होंने फोर्ड 999 बनाया, 80 हॉर्स पावर की कार जो बार्नी ओल्डफील्ड चलाता था, एक फार्मर बाइसाइकिल रेसर जिसने जिंदगी में कभी ऑटोमोबाइल नहीं चलाई थी। फिर से विंटन की कार को हराया। 1904 तक हेनरी की नई कार से सारे अमेरिकन रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 91.4 माइल्स हावर की टॉप स्पीड से चलाकर इन रिकॉर्ड्स और जीतों के साथ हेनरी खुद को बेस्ट अमेरिकन डिजाइनर फॉर रेसिंग कार के रूप में सत्पथ कर लिया था। इस तरह की रेपुटेशन के साथ उसे पता था कि इन्वेस्टर उसे फिर से बैक करेंगे जब वो अपनी तीसरी कंपनी शुरू करने के लिए तैयार होगा। 11 इन्वेस्टर्स के सपोर्ट और फाइनेंशियल बैकिंग के साथ, खास तौर पर डेट्रॉयट के एक कोल डीलर अलेक्जेंडर यंग मालकोल्मसन, हेनरी की तीसरी कंपनी जिंदगी में आई। कंपनी की शुरुआत में फोर्ड और मालकोल्मसन लिमिटेड कहा जाता था, लेकिन बाद में 1902 में इसका नाम फोर्ड मोटर कंपनी कर दिया गया। अपने पहले 2 अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद वो इस बार फेल नहीं होना चाहता था। फोर्ड ने अपना ध्यान एक ऐसी व्हीकल बनाने पर लगाया जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो। देखिए, उस समय व्हीकल रखना एक लग्जरी था जो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। कारण ये था कि ये व्हीकल एक्सट्रीमली स्किल्ड इंजीनियर्स द्वारा बनाई जाती थी और ज्यादातर कार सिर्फ रेसिंग के लिए बनाई जाती थी। अपनी नई कंपनी की शुरुआत में हेनरी ने अपने एसोसिएट्स और इन्वेस्टर को एक स्टेटमेंट दिया, मैं एक मोटर कार बनाऊंगा बड़ी जनता के लिए जो बेस्ट मटेरियल से बनी होगी, बेस्ट मैन दीवारा के हायर किए जा सकते हैं, सिंपलेस्ट डिजाइन के साथ जो मॉडर्न इंजीनियर डिजाइन कर सकता है, इतने कम कीमत पर की भी अच्छी सैलरी कमाने वाले आदमी इसे खरीद सकें। फोर्ड को बिजनेस के सबसे ब्राइट टैलेंट्स को पहचाना और अट्रैक्ट करने का हुनर था। उसने कई इंप्रेसिव यंग मैन हायर किए जो कि इस विजन को शेयर और बिलीव करते थे। कार के डिजाइन के लिए हेनरी ने 20 से ज्यादा डिजाइन्स बनाए बिफोर ही गॉट वन दैट फाइनली वर्कड। उसने इसे मॉडल ए नाम दिया। अगले 5 सालों तक हेनरी मॉडल ए को इम्प्रूव करता रहा, जिसके बाद मॉडल एन आया। लेकिन उन 5 सालों में जो असल में बदला वो उसके डिजाइन की इम्प्रूवमेंट्स नहीं था, बल्कि वो कैसे बनाए जा रहे थे। हेनरी ने अपने फील्ड बिजनेस से जो एक चीज सीखी वो थी एक मैन्युफैक्चर की इम्पोर्टेंस जो ज्यादा
ज्यादातर पार्ट्स सप्लाई करे जो उसे अपनी कार बनाने के लिए चाहिए था, और इसीलिए उसने डिट्रॉइट में एक मशीन शॉप ढूंढने जो ये काम कर सके। एक दिन शिकागो के एक ट्रिप के दौरान हेनरी ने एक स्लाटर हाउस में असेंबली लाइन कंसेप्ट देखा और तभी उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। अगर वो इस आइडियाज को अपनी कार बनाने में इनकॉर्पोरेट कर सके तो वो एक दिन में ज्यादा कार बना सकता है। देखिए, उस समय फोर्ड और कई दूसरे कार मेकर एक बार में एक कार बनाते थे और प्रोडक्शन धीमे था। तो 1904 में हेनरी ने पैसे रेज किए और अपना खुद का फैक्ट्री बनाया। उसने 300 से ज्यादा वर्कर हायर किए और अपने नए फैक्ट्री में असेंबली लाइन के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। 1906 तक मॉडल एन का प्रोडक्शन असल में असेंबली लाइन का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन तब तक असेंबली लाइन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस था। फिर भी इसने प्रोडक्शन लेवल को 5 गुना बढ़ा दिया और इसका नया मॉडल यूएस में बेस्ट सेलिंग कार बन गया। लेकिन हेनरी ने अपनी नजर और बड़ी चीजों पर टिका रखी थी। हेनरी ने 1905 में अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई और अपने इंजन्स, ट्रांसमिशंस और हर चीज बनाने के लिए जो कार्स बनाने में जरूरी था। इसी समय के आसपास हेनरी ने वनाडियम स्टील भी डिस्कवर किया और ये डिस्कवरी थी जिसने असल में रास्ता बना दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया योग था। वनाडियम स्टील पहले वाली स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत थी और काफी हल्की। हेनरी ने इस नए स्टील का इस्तेमाल अपने नए मॉडल के लिए किया जो बाद में इंसानी इतिहास की सबसे सक्सेसफुल कार में एक बन जाएगी, मॉडल टी। हेनरी फोर्ड का सपना था आदमी के लिए ऑटोमोबाइल्स बनाना और रोज के इस्तेमाल के लिए, और मॉडल टी उस सपने का जवाब थी। जब ये पहली बार रिलीज हुई, ये हेनरी की अब तक की सबसे महंगी कार थी। मॉडल टी की कीमत $850 थी, जो आज के हिसाब से $21,000 के आसपास होगी। लेकिन अपनी कीमत के बावजूद ये जल्दी ही यूएस में फैन फेवरेट बन गई। रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद 15,000 ऑर्डर्स प्लेस हो गए और फोर्ड मोटर कंपनी जल्द ही अमेरिका की नंबर 1 कार कंपनी बन गई। और क्या चाहिए था उसे? हेनरी को एहसास हुआ कि उसे एक बड़े फैक्ट्री चाहिए था और 100 से ज्यादा मॉडल टीएस एक दिन मेन प्रोड्यूस करने के लिए, और इसीलिए 1910 में उसने हाईलैंड पार्क मिशिगन में एक नया प्लांट बनाया। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद असेंबली लाइन ऑफिशियली 1930 तक वर्किंग ऑर्डर में आ गई और इसे कम वर्कर्स के पास ले जाया जा सकता था। वर्कर के व्हीकल के आसपास घूमने की बजाय व्हीकल को लाइन के नीचे खींचने जाता था और इसे स्टेप बाय स्टेप बनाते थे, और इस नए प्रोसेस में प्रोडक्शन का टाइम 12 घंटे से घटाकर 19 मिनट्स कर दिया गया। 1914 उनका 3 लाख से ज्यादा व्हीकल्स का प्रोडक्शन रेट दूसरे सरे कार मैन्युफैक्चरिंग के कंबाइंड प्रोडक्शन से ज्यादा था। 1910 से 1960 के बीच प्रोड्यूस होने वाली मॉडल टी एस की संख्या 20,000 से बढ़कर ऑलमोस्ट 1 मिलियन हो गई। तब तक दुनिया के लगभग आधी कार्स फोर्ड थी। हेनरी के पास एक और ब्रिलियंट गेम प्लान था जो उसे ऑटोमोबाइल मार्केट में अलग खड़ा करेगा। हर साल मॉडल टीएस की प्रोडक्शन आउटपुट की संख्या बढ़ती थी तो उसने कार की कीमत कम कर दी। असल में 1960 तक मॉडल टी की कीमत जो पहले $850 थी अब 400 से कम में बिक रही थी। लेकिन ये अकेला ब्रिलियंट स्ट्रेटजी नहीं था जो हेनरी ने अपनाया। देखिए, हालांकि हेनरी ने असेंबली लाइन के साथ अमेरिका में ऑटोमोबाइल की योग की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बहुत सारे वर्कर इनोवेशन से खुशी नहीं थी। कई वर्कर को बार बार एक ही काम करना बोरिंग लगता था और उनमें से स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को अपना नया काम इंसल्ट लग रहा था, क्योंकि उन्हें पूरी कार बनाने की बजाय सिर्फ 2 ड्यूटीज दी गई थी। इसके रिजल्ट में वर्कर्स फोर्ड छोड़कर दूसरी कंपनी में काम करने लग गए। इसे लड़ने के लिए हेनरी ने वर्कर्स की वेज डबल कर दी। उसने $5 पर डे तक बढ़ा दिया। कई कंपनी ने इस मूव पर हंसे, ये मानते हुए कि ये जल्दी ही कंपनी को बैंकरप्ट कर देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। देश भर से मैकेनिक्स ऊंची वेजेस की तलाश में डिट्रॉइट आ गए। हम 25,000 लोगों को समृद्ध और संतोष बनाने में विश्वास रखते हैं, बजाय उस प्लान के फॉलो करने के जो कुछ स्लेव ड्राइव्स बनाता है हमारे मिलियनर एस्टेब्लिशमेंट्स में। हेनरी फोर्ड ने सिर्फ उन मैकेनिक्स की वेजेस बढ़ाई जो अब उसके लिए काम करते थे, बल्कि उसने उन्हें 1 घंटा भी कम कर दिया उनके रिक्वायर्ड वर्क आवर्स से। शिफ्ट में ये बदलाव फोर्ड का एक नया सेट ऑफ वर्कर को हायर करने में अनुमति देता तीसरी शिफ्ट के लिए, और
और एक 24 घंटे का ऑपरेशन क्रिएट करता था। जल्द ही दूसरे कार बिजनेसमैन को भी ऐसा ही करना पड़ा, अपने वर्कर्स को फोर्ड के पास जाने से रोकने के डर से। हेनरी ने यूएसए भर से बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड को बदल दिया था। इंडस्ट्रियस के लिए एक रूल है और वो ये है, बेस्ट क्वालिटी को समन बनाओ, लोएस्ट कॉस्ट पर जितना पॉसिबल हो, हाईएस्ट वेजेस देते हुए जितना पॉसिबल हो। 1919 में हेनरी फोर्ड कंपनी ने दूसरे इन्वेस्टर को इंटरफेरेंस से थक गया और उसने उन्हें सब खरीद लेने का फैसला किया। इसका रिजल्ट डेट्रॉयट में कई मिलियनियर्स थे, लेकिन इसने हेनरी फोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के सोल ओनर भी बना दिया। बाद में हेनरी ने एडसल फोर्ड को अपने 26 साल के बेटे को अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन असल में हेनरी ही शो चला रहा था। हालांकि कंपनी में पूरा कंट्रोल होने के एक प्राइस था जो अमेरिका का सबसे अमीर आदमी भी इग्नोर नहीं कर सकता था। हेनरी मानता रहा कि मॉडल टी वही कार थी जो ज्यादातर लोग चाहते थे। उसने ज्यादा महंगी लेकिन स्टाइलिश और कंफर्टेबल कार जैसी शेवरोलेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी को इग्नोर किया और जिद्दी और स्टबन स्वभाव के चलते उसने दूसरे फोर्ड एग्जीक्यूटिव या अपने बेटे एडसल की बात भी नहीं सुनी। जब उन्होंने कहा कि एक नया मॉडल का टाइम आ गया है तो 1920 के अंत तक हेनरी अब डिक्लाइनिंग सेल्स फिगर को इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उसने आखिरकार मॉडल टी असेंबली लाइन बंद करने का फैसला किया और एक बिल्कुल नई कार डिजाइन करना शुरू किया। नया मॉडल ए 1927 में रिलीज हुआ, लेकिन ये नई कार अब हाईलैंड पार्क में नहीं बनाई जा रही थी, बल्कि मिशिगन में रफ राइवर के किनारे एक बड़ी फैक्ट्री में। अपने नया फैक्ट्री में हेनरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स इंक्लूड करना चाहता था, रॉ मटेरियल्स की रिफाइनिंग से लेकर ऑटोमोबाइल्स की फाइनल असेंबली तक, जो उसने हासिल कर लिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री बन गया जो स्टील, ग्लास, टायर्स और दूसरे कंपोनेंट्स बनाता था जो कार्स बनाने में जाते थे। हालांकि फोर्ड की एक आदमी का डिसीजन मेकिंग पर कंट्रोल और सक्सेस का फार्मूला नहीं रहा और 1936 तक फोर्ड मोटर कंपनी यूएस मार्केट में तीसरी शोतन पर आ गई। जनरल मोटर्स और शेरलस कोऑपरेटिव के पीछे हेनरी का लेटेस्ट इनोवेशन डिजाइन V8 इंजन के साथ भी था। ये काफी नहीं था, चीजें और भी खराब होती गईं और ग्रेट डिप्रेशन के आने के साथ फोर्ड को वर्कर्स के नौकरी से निकालना पड़ा और अपनी रेट्स कम करना पड़ी। 1943 में हेनरी का बेटा पेट के कैंसर से मर गया और इसलिए उसने 2 और साल तक कंपनी चलाई बिफोर अपने ग्रैंडसन हेनरी 2 को फोर्ड मोटर कंपनी का कंट्रोल दे दिया। हेनरी अपने स्टेट पर रिटायर हो गया और बाद में 7 अप्रैल 1947 को सेरिब्रल होमोर्फिक से मर गया। लाइफ एक्सपीरियंस से एक सिलसिला है जिनमें से हर एक हमें बड़ा बनाता है, चाहे कभी ये समझना मुश्किल हो, क्योंकि दुनिया कैरेक्टर डेवलप करने के लिए बनी है और हमें सीखना चाहिए कि जो सीट बैक्स और दुख हम सहते हैं वो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आज फोर्ड मोटर कंपनी की मार्केट कैप $17 बिलियन के आसपास है और दुनिया में सबसे बड़ी कार कंपनी में से एक बनी हुई है। आप सभी का शुक्रिया देखने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो बनाने तक अलविदा।